नमस्कार। कहानियाँ नीलम की चैनल में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नहले पर दहला। जहाँ माँ बाप की हंसी गूंजे वहाँ खुशहाली आती है। जहाँ बहने लगे उनकी आंखों से आंसू वहाँ काली घटा छा जाती है। अजी सुनते हो, अपने बेटे ने इंटर स्कूल क्रिकेट मैच में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है। उसके स्कूल से स्पोर्ट्स टीचर का फ़ोन आया था। वह चाहते हैं कि स्टेट लेवल पर खेलने के लिए उसे एक अच्छी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाई जाए। शोभा ने अपने पति रोहित को चाय का कप देते हुए कहा तो रोहित हैरानी से कहने लगा, अरे वाह, हमारे बेटे ने तो कमाल कर दिया। हाँ, वह सब तो ठीक है, लेकिन एक परेशानी है। उसकी ट्रेनिंग पर करीब 2 लाख का खर्च आएगा। शोभा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। महीने की 60,000 तो मेरी तनख्वाह है। उसमें से मकान का किराया भी जाता है, घर का राशन भी आता है, बच्चों की फीस भी भरता हूँ और तुम्हारे खर्चे हैं सो अलग। अगर इतनी ही चिंता है अपने बच्चों के भविष्य की तो तुम महंगी ड्रेसेस खरीदना और किटी पार्टियों पर जाना बंद कर दो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम भी कोई अच्छी सी नौकरी देख लो जिससे मुझे थोड़ा सहारा हो सके। देखो जी, मेरी किटी पार्टी पर तो उंगली उठाने की ज़रूरत है नहीं, और ना तो नौकरी मेरे बस की है और ना ही मेरे खर्चे कम होंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपके गांव की ज़मीन और माँ बाबूजी का मकान बेच क्यों नहीं देते? उसे बेचकर जो पैसा आएगा उससे तो हम एक मकान भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला दिलवा सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। शोभा, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन फिर माँ बाबूजी का क्या होगा? मैं तो उनसे पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ यहाँ आकर रहने के लिए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि गांव की प्रदूषण रहित हवा ही उन्हें रास आती है। अब वे लोग अपना गांव छोड़ने ही नहीं चाहते, तो मैं कैसे ज़बरदस्ती कर सकता हूँ? रोहित चाहे कैसे भी करके उन्हें मनाना तो पड़ेगा। अरे, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। और फिर तुम्हारे माँ बाबूजी हैं कि कितने दिनों के मेहमान, आज नहीं तो कल उन्हें तो भगवान के पास जाना ही है। शोभा, ये क्या अनाप शनाप बकती जा रही हो तुम मेरे माँ बाबूजी के बारे में? तुम एक काम करो, अगले हफ्ते दिवाली आ रही है। हम सब 4-5 दिन की छुट्टियाँ वहीं जाकर बिताते हैं और वहीं पर दिवाली मनाएंगे। इस दौरान मैं माँ बाबूजी से बात करूँगा। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद रोहित और शोभा अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाबूजी के पास गांव पहुँचे। घर में घुसते ही दोनों बच्चे खुशी से चिल्ला पड़े। दादू दादी और जड़ से दोनों ने अपने दादा दादी को जप्पी डाल दी। अपने बेटे, बहू और पोता पोती को अचानक आया देख मोहनलाल जी और उनकी पत्नी कमला जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। और मोहनलाल जी बोले, बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो इस दिवाली यहाँ पर आ गए, वरना हमारी तो हर दिवाली सूनी ही निकल जाती है। इस बार ऐसा नहीं होगा बाबूजी। और यह देखिए, आपकी बहू आपकी फेवरेट पंजीरी और मटरी भी बनाकर लाई है। रोहित ने कहा तो शोभा भी बोली, माँ, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर एक साथ बैठकर खाएंगे। वाह बेटा, जीती रहो, दिल खुश कर दिया तुमने तो। कमला जी और मोहनलाल जी अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। 3 दिन शोभा ने अपने सासू माँ की खूब सेवा की, अपने सास ससुर को बढ़िया पकवान बनाकर खिलाए और रोहित भी अपने पिता की दवाइयों और खाने का पूरा ख्याल रखता था। एक दिन डिनर करते हुए मोहनलाल जी ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, शहर में कैसा चल रहा है? रोहित बोला, बस बाबूजी, क्या बताऊं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आधी तनख्वाह तो किराए में ही निकल जाती है। समझ नहीं आता बाकी के खर्चे कैसे पूरे करूं।
उसी समय रसोई घर में रोटियां सेकती शोभा यह बातें सुनकर तुरंत आ गई और मौके पर चौका मारने के इरादे से बोली, माँ, बाबूजी, क्यों ना हम एक काम करें, यह गांव का मकान बेच देते हैं और वहाँ बड़ा घर लेकर हम सब मिलजुल कर रहेंगे। आखिर आपको भी तो अपने बच्चों से सेवा पाने का अधिकार है। जो बात रोहित कहने से झिझक रहा था, शोभा ने तुरंत बोल दी। तो रोहित भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा, मकान ही क्यों, मैं तो कहता हूँ कि बाबूजी यह ज़मीन भी बेच दें तो इतना पैसा हो जाएगा कि हम शहर में ही बहुत बड़ा मकान खरीद सकते हैं। बेटा, बहू की बातें सुनकर मोहनलाल जी को बहुत अच्छा लगा। उनको बहुत खुशी हुई और तुरंत इस बात के लिए हामी भर दी। जबकि कमला जी थोड़ी परेशान हो गई और खाना खाने के बाद रात को जब कमरे में आई तो अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, बात तो बच्चों की ठीक है और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे बेटा बहू बहुत अच्छे हैं और इस बार तो बहू ने मेरा दिल ही जीत लिया है, लेकिन फिर भी मकान और ज़मीन बेचने को मेरा मन नहीं मानता। अपने ही गांव के मिश्रा जी भी तो मकान बेचकर अपने बेटा बहू के साथ गए थे, लेकिन सुनने में आया है कि वह आजकल वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। हमें सोच समझकर ही फैसला लेना होगा। अरे कमला, मिश्रा जी के बेटे को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक नंबर का लालची था। वो उस जैसी औलाद होने से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। तुम उसकी तुलना अपने बेटे से मत करो। हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा। रोहित के कहने पर मोहनलाल जी ने अपना मकान और ज़मीन बेचने पर लगा दिया और कुछ ही दिनों में सब कुछ बेचकर अपने बेटे के साथ शहर चले गए। मोहनलाल जी ने रोहित को सारा पैसा दे दिया और एक बड़ा सा घर दिलवा दिया, जहाँ सब लोग एक साथ रहने लगे। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। रोहित और शोभा अपने माँ बाबूजी की खूब सेवा करते। सास बहू आपस में माँ बेटी की तरह रहने लगे। सफाई और बर्तन के लिए काम वाली बाई लगी हुई थी और बाकी का सारा काम वह दोनों मिल बांट कर लेती थी। लेकिन धीरे धीरे शोभा ने काम से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में कमला जी को अपनी बहू के व्यवहार में परिवर्तन नज़र आना शुरू हो गया। बहू पूरे घर को अपने अनुसार चलाने लगी और घर के हर काम में अपनी मनमानी करने लगी। घर का सारा खर्च उसने अपने हाथों में ले लिया। काम वाली बाई भी हटवा दी, क्योंकि अब उसे लगता था कि जब घर में सासू माँ बैठी ही हैं तो काम वाली बाई को पैसे देना बेकार है। शोभा आए दिन अपनी सहेलियों संग घूमने निकल जाती या घर पर किटी पार्टी अरेंज कर लेती, जिस कारण बच्चों को संभालने के साथ साथ रसोई का सारा काम भी एक बाई की तरह कमला जी को ही संभालना पड़ता था। उधर मोहनलाल जी को सब्जी और दूध लाने और साथ के साथ बच्चों को स्कूल के लिए बस स्टॉप पर छोड़कर आने जैसे काम दे दिए गए। इसके साथ ही वैसे तो कमला जी दिन भर काम में लगी रहती थी, लेकिन आज सुबह से ही उनकी कमर में थोड़ा दर्द था। सफाई करने और खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का सारा काम करते करते रात तक कमला जी की कमर में इतना तेज दर्द होना शुरू हो गया कि वे दर्द से कराहने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर मोहनलाल जी से रहा नहीं गया। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे से साफ साफ कह दिया कि अगर बहू से काम नहीं होता तो सफाई और बर्तन के लिए एक काम वाली बाई लगा लो, क्योंकि इस उम्र में तुम्हारी माँ इतना काम नहीं संभाल सकती। लेकिन बाबूजी, आप तो जानते हैं कि मेरी तनख्वाह पहले जितनी ही है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं काम वाली बाई का खर्च उठा सकूं, और वैसे भी माँ और शोभा मिलकर सारा काम कर लेते हैं। आप शांति बनाए रखिए। लेकिन बेटा, घर का लगभग सारा काम तुम्हारी माँ ही करती है, और जहाँ तक रही तुम्हारी बहू की या पैसे की बात,
तो आए दिन तो बहू पार्टियों में जाती रहती है, शॉपिंग करने जाती है, आए दिन नए से नए कपड़े पहनते हो तुम लोग। जब इस सब के लिए तुम्हारे पास पैसा है तो काम वाली बाई के लिए क्यों नहीं? आखिर तुम्हारी माँ भी तो एक इंसान है। अपने ससुर के मुंह से ये सब बातें सुनते ही शोभा तमतमा उठी। बाबूजी, आप कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में? मैं दिन भर घर का काम करती हूँ और अगर दिन में थोड़ी देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? और फिर आप दोनों दिन भर करते भी क्या हैं? अगर थोड़े हाथ पैर चला भी लिए तो कौन सी मुसीबत आ गई? बहू की बातें सुनकर कमला जी और मोहनलाल जी अवाक रह गए और उनका बेटा रोहित गुस्से भरी निगाहों से उसे कमरे में आने का इशारा करके चला गया। जैसे ही शोभा कमरे में आई, रोहित बोला, शोभा, थोड़ी शर्म तो करो, उनका ही सब कुछ लूटकर आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। रोहित की बात सुनकर शोभा भड़कते हुए बोली, तो क्या गलत कह दिया मैंने? उनके कारण मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी। मैं किटी पार्टी भी जाऊंगी, लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े भी खरीदूंगी और अगर उन्हें एतराज़ है तो वे लोग अपने गांव वापस जा सकते हैं। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो शोभा? वे लोग केवल हमारी खातिर अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आए थे और तुम्हें भी मालूम है कि उनके यहाँ रहते हुए तुम्हें कितनी सहूलियत है। बढ़िया खाना, घर की साफ़ सफाई, बच्चों की देखभाल और घर की चौकीदारी, सब काम तो कर देते हैं। मुझे सब मालूम है, लेकिन जो तीखी बातें उन्होंने आज मुझे सुनाई हैं उसके बाद तो मैं उन्हें यहाँ हरगिज़ नहीं रहने दूंगी। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोहित अपना सिर पकड़कर बैठ गया। लेकिन अब शोभा ने तय कर लिया कि वो अपने सास ससुर को चैन से नहीं रहने देगी। खैर, कुछ दिन यूं ही बीते। आज मोहनलाल जी और कमला जी की शादी की सालगिरह थी। यह दिन मोहनलाल जी के लिए बहुत ही खास था, इसलिए वे आज बहुत खुश थे। इस बार भी वो अपनी शादी की सालगिरह को यादगार बनाना चाहते थे, इसलिए मोहनलाल जी सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गए थे। जैसे ही मोहनलाल जी कमरे से बाहर निकले तो उनकी बहू शोभा ने उनके हाथ में एक थैला और 500 रुपये थमाते हुए कहा, बाबूजी, सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, ले आइएगा। और हाँ, हरी मिर्च, धनिया। मोहनलाल जी ने देखा कि रोहित भी अपने काम पर जाने को तैयार था और चाय नाश्ता कर रहा था। मोहनलाल जी ने अपने बेटे के पास गए और उसे कहने लगे, बेटा, तुम्हें पता है कि आज का दिन मेरे लिए कितना मायने रखता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ को कुछ सरप्राइज़ दूँ। कहते हुए मोहनलाल जी अपने बेटे से कुछ पैसे मांगे तो रोहित ने कहा, बाबूजी, मैं तो महीने की तनख्वाह लाकर शोभा को दे देता हूँ, आप उसी से मांग लीजिए। ऐसा कहकर रोहित अपने काम पर चला गया। बाबूजी ने बहू की तरफ उम्मीद भरी नज़र से देखा। वो आंखें तरेरते हुए बोली, बाबूजी, आपको मालूम है इनको महीने की तनख्वाह कितनी मिलती है? इतनी महंगाई में गुजारा मुश्किल से होता है और फिर आपकी कमाई तो अब है नहीं और इस उम्र में सरप्राइज़ देने की सूझ रही है। अपने पुराने शौक भूल जाइए और राम का नाम जपिए। आपको जितने पैसे दिए हैं उतने में सब्जी आ जाएगी, फालतू के खर्चों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतना कहकर शोभा वहाँ से चली गई। मोहनलाल जी उसकी बातें सुनकर स्तब्ध खड़े रह गए। आज वे स्वयं को लाचार और ठगा महसूस कर रहे थे। तभी मोहनलाल जी की पोती निया उनके पास आई और उनसे पूछने लगी, दादाजी किस सरप्राइज़ की बात कर रहे थे? ऐसा क्या स्पेशल है आज? मोहनलाल जी उसकी बात सुनकर उसे लाड करते हुए बोले, अरे बिटिया, आज तुम्हारी दादी और मेरी शादी की सालगिरह है। आज हमारी शादी को 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन बीच में मैंने तुम्हारी दादी को कोई उपहार नहीं दिया। लेकिन इस बार शायद कहते कहते अचानक मोहनलाल जी का गला भर आया और वे थैला और पैसे उठाकर सब्जियां लेने के लिए चल दिए। सब्जियां खरीदते खरीदते भी मोहनलाल जी के कानों में उनकी बहू द्वारा बोले गए मिर्ची से भी तीखे शब्द लगातार गूंज रहे थे और सोचने लगे, लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है, लेकिन हमने तो कभी किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया, पूरा जीवन बच्चों की खुशी के लिए बिता दिया और आज ऐसी हालत हो गई है कि पत्नी को उपहार देने के लिए जेब में 500 रुपये भी नहीं है। सब्जियां खरीदकर जब मोहनलाल जी वापस आने लगे तो देखा कि एक दुकान पर कुल्हड़ वाला दूध बना रहा था। सोचने लगे कि कुल्हड़ वाला दूध तो कमला को बहुत पसंद है। गांव में रहते हुए जब भी शाम को टहलने निकलते थे तो लाला की दुकान पर रुककर
कुल्हड़ वाले दूध का आनंद उठाते थे। शोभा ने सब्जियों के लिए जो पैसे दिए थे उसमें से 50 रुपये बच गए थे, तो मोहनलाल जी ने कमला जी के लिए दूध खरीद लिया और संतुष्ट दिल से घर लौट आए। मोहनलाल जी को पसीने से तरबतर देख कमला जी अपने आंचल से उनका चेहरा पोंछने लगी। इस उम्र में इतना काम करने की क्या ज़रूरत है? अब से आप आराम करेंगे। यहाँ सब्जी की रेहड़ी आती है, थोड़ी महंगी सही, हम यहीं से खरीद लेंगे। अरे कमला, वह सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मेरी जीवन संगनी, तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये कहते हुए कुल्हड़ वाला दूध कमला जी की तरफ बढ़ाया। कमला जी मुस्कुराकर बोली, आप भी हद करते हैं। जीवन में इतनी परेशानियां हैं, फिर भी आप किसी न किसी तरह मेरी ज़िंदगी में मिठास घोल देते हैं। तभी उधर से शोभा आई। बाबूजी, मैंने आपको धनिया पत्ती और हरी मिर्च लाने को कहा था, वो कहाँ है? बोलते हुए उसकी नज़र कमला जी की तरफ गई और उनके हाथ में कुल्हड़ वाला दूध देखते ही भड़क पड़ी। अच्छा, तो वो पैसे आपने माँ जी के दूध लाने में खर्च कर दिए। आपको इस समय चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? कमला जी बोली, बहू, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, वो तो केवल मेरी खुशी के लिए दूध खरीद कर लाए थे। ये बात चल ही रही थी कि अपने दादा दादी की एनिवर्सरी का तोहफा देने के लिए उनके पोता पोती बगीचे से कुछ फूल तोड़कर उनका एक गुलदस्ता बनाकर ले आए और बोले, दादू दादी, हैप्पी एनिवर्सरी। कमला जी और मोहनलाल जी अपने पोता पोती को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। अपने बच्चों का दादा दादी के प्रति लगाव देखकर शोभा जल बुनकर कोयला हो गई। उनके कान पकड़ते हुए बोली, जब देखो दादा दादी के पास मंडराते रहते हो, कोई पढ़ाई लिखाई है या नहीं? तभी रोहित घर में आया और बोला, जब भी घर में आता हूँ बस क्लेश ही नज़र आता है। तो शोभा ने चिल्लाकर उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर रोहित अपने माँ बाबूजी के पास आया और बोला, आप दोनों इस घर में शांति से नहीं रह सकते क्या? जब से आप लोग आए हो मेरा तो जीना ही दुश्वार हो चुका है। और बाबूजी, आपकी कमाई अब नहीं है तो आप अपने शौक़ पर थोड़ी सी लगाम कसिए। ये बातें सुनकर मोहनलाल जी को गुस्सा आया और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से इस तरह बात करने की? ये मत भूलो कि केवल हमारी वजह से ही तुम आज इस घर में मालिक बने बैठे हो, तो कोई एहसान नहीं किया है आप लोगों ने। सभी अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये कहते हुए गुस्से से तिल मिलाता हुआ रोहित अपने पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमला जी और मोहनलाल जी अपने बेटे बहू के रवैये पर हैरान थे। मोहनलाल जी की नज़र अपनी पत्नी की ओर गई तो देखा उसकी आंखों में आंसू थे। बस अब बहुत हुआ, ये सोचकर मोहनलाल जी ने अपनी अलमारी खोली और कुछ टटोलने लगे। अगले दिन सुबह जब रोहित नौकरी पर जाने के लिए तैयार हुआ तो देखा मोहनलाल जी अपने थैले में कुछ कागज़ रखते हुए बाहर की ओर निकल रहे थे। तब रोहित ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तो मोहनलाल जी बोले, बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसों की ज़रूरत है। इस पर रोहित ने कहा, आपको पैसों की क्या ज़रूरत पड़गी? तो मोहनलाल जी बोले, बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुमसे पैसे मांगता फिरूँ। तुम्हारे कहने पर मैंने गांव का मकान और ज़मीन बेच दिए, लेकिन फिर भी मेरे पास एफडी में कुछ पैसे पड़े हैं और वो मेरे हैं। अब जब तुम ऑफिस से घर आओगे तो तुम मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर मोहनलाल जी घर से बाहर निकल गए। शाम के 7 बज चुके थे। रोहित भी ऑफिस से घर वापस आ चुका था, लेकिन मोहनलाल जी अभी तक घर नहीं आए थे। उधर कमला जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। करीब 7:30 बजे मोहनलाल जी जब घर आए तो उनके हाथों में कुछ उपहार थे। अजी, कहाँ चले गए थे आप? मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मोहनलाल जी ने देखा जहाँ उनकी पत्नी की आंखों में घबराहट थी तो उधर रोहित और शोभा उन्हें गुस्से से भरी निगाहों से देख रहे थे। बेटा बहू को गहरी निगाह से देखते हुए मोहनलाल जी कमला जी को कहने लगे, अरे भाग्यवान, कल तो शादी की सालगिरह पर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। तुम्हारी सभी साड़ियाँ पुरानी हो गई थी ना, तो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद सिल्क की साड़ी खरीद कर लाया हूँ और तुम्हारी पसंद की दाल मखनी और पनीर की सब्जी भी लाया हूँ। जो सेलिब्रेशन हमने कल नहीं किया वह आज करेंगे। हमें किसी की 4 बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए मोहनलाल जी सोफे पर बैठे और सामने रखी मेज़ पर एक पैर रखा और उसका दूसरा पैर चढ़ाकर आराम से बैठ गए। ससुर की बातें सुनकर शोभा गुस्से से लाल हो रही थी तो रोहित अपने पिता को झिड़कते हुए बोला, बाबूजी, यह भी कोई तरीका है घर में बैठने का? अगर आपको लेटना ही है तो अपने कमरे में जाकर लेटिए। तो मोहनलाल जी बोले, यह घर मेरा है, यह सोफ़ा मेरा है और तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ बैठना है और क्या खाना चाहिए?
अपने बाबूजी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोहित और शोभा का मुंह खुला का खुला रह गया। शोभा बोली, आप शायद भूल रहे हैं, ये घर आपका नहीं, मेरे पति का है। इस घर पर केवल हमारा हक है। यहाँ वही होगा जो मेरे पति चाहेंगे। शोभा के मुंह से जिल्लत भरी बातें सुनते हुए मोहनलाल जी उसी आरामदायक अवस्था में बैठे रहे और बोले, तुम किस हक की बात कर रही हो बहू? पूछो अपने पति से कि यह घर किसके नाम पर है। टैक्स बचाने के चक्कर में उसने अपनी माँ, जो कि महिला सीनियर सिटीज़न है, के नाम पर रजिस्ट्री करवाई थी और मैं भी यही चाहता था कि यह घर तुम्हारी माँ के नाम रहे, इसलिए मैंने ही उसे सुझाव दिया था। इस मतलबी दुनिया का हाल देखते हुए कमला को अपना मकान बेचते समय ही हम दोनों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी, जिसके मद्देनज़र मैंने ये फैसला लिया था। इस घर में जो कुछ भी करूं, उसके लिए मुझे तुम लोगों से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा धोखा। शोभा चिल्लाने लगी, धोखा तो तुम हमारे साथ करने चली थी बहू, जो तुम पर ही उल्टा पड़ गया। जो तुम हमारे साथ करना चाहती थी वो तुम्हारे साथ हो गया। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस घर से हम लोग जाने वाले थे, अब तुम लोग चलते बनो। अपने पिता के मुंह से ऐसी बात सुनते ही उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर रोहित बोला, मगर बाबूजी, आप ये बात तो भूल रहे हैं कि पिता की प्रॉपर्टी में बेटे का पूरा अधिकार होता है। तभी शोभा बोली, बिल्कुल सही, हम कोर्ट केस करके आपसे अपना हक मांग कर रहेंगे। उन दोनों की ये बात सुनकर मोहनलाल जी बोले, अपना ये शौक़ भी पूरा कर लो बहू, मैं वकील साहब को अभी बुला लेता हूँ। थोड़ी ही देर में वकील रमानंद जी, मोहनलाल जी के खास मित्र थे, वहाँ पर पहुँच गए। वकील साहब बोले, इस घर पर कानूनन रोहित और शोभा का कोई हक नहीं है, क्योंकि इस घर में लगा सारा पैसा मोहनलाल जी की कमाई का है और जिन्होंने मोहनलाल जी के खेतों की ज़मीन खरीदी है वे इस बात के गवाह हैं। तो जो सब कुछ भी है मोहनलाल जी का है। उनकी मर्जी के बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, चाहे लाख कोर्ट केस कर लो। मोहनलाल जी की यह बात सुनकर शोभा और रोहित एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर वकील साहब के जाने के बाद मोहनलाल जी बोले, अब तुम ज़्यादा देर मत करो, अपना सामान उठाओ और चलते बनो यहाँ से। अपने ससुर के मुंह से ये बातें सुनते ही शोभा जैसे उबल पड़ी। बस इससे ज़्यादा जिल्लत मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, हम लोग आज यह घर छोड़कर चले जाएंगे। कहते हुए शोभा तेजी से अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। तभी रोहित अंदर आया और उसे डांटने लगा, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है बाहर कितनी महंगाई है? घर का किराया ही 25,000 है, ऊपर से बच्चों की फीस, राशन पानी। हमारी फिर से वही हालत हो जाएगी जो पहले थी। और वैसे भी सारा किया धरा तुम्हारा है। तुम्हें कितनी बार समझाया था कि माँ बाबूजी का सब कुछ लेकर उनसे ही बदतमीजी से बात मत किया करो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब जब पानी सर से ऊपर गया तो ये सब होना ही था, अब भुगतो। रोहित की बातें सुनकर शोभा का सिर चकराने लगा और वह सिर पकड़कर धम से बिस्तर पर बैठ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अपने हाथों से बाजी निकलते देख शोभा थोड़ी देर घर से बाहर निकली और अपने सास ससुर के पैरों में पड़ गई। बाबूजी, गलती आखिर बच्चों से ही होती है, लेकिन बड़ों का फ़र्ज़ है कि उनकी गलती उन्हें डांट कर समझाए, लेकिन ये करना तो गलत है ना। पीछे पीछे रोहित भी बाहर आया और बोला, बाबूजी, अपने पोता पोती का सोचिए, वे बेचारे कहाँ जाएंगे? उन्हें बढ़ाने की बजाय बैठकर सुलझाना चाहिए। फिर मोहनलाल जी बोले, तुम लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखने की मैंने भरपूर कोशिश की, केवल तुम्हारे लिए हम अपनी इच्छाओं को भी भूल गए, पर तुमने तो अपने माँ बाप का प्यार और त्याग पल में बुला दिया। लेकिन अब मैं अच्छा पिता बनने की ख्वाहिश नहीं रखता हूँ, अब मुझे केवल एक अच्छा पति बनना है। और रोहित, अगर अब तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे महीने के 10,000 देने होंगे, जिससे मैं अपने और मेरी पत्नी का खर्चा चला सकूं। और घर और रसोई का सारा काम तुम्हारी पत्नी देखेगी। तुम्हारी माँ अब से घर का कोई काम नहीं करेगी। यदि तुम्हें मंजूर है तो तुम लोग यहाँ रह सकते हो, वरना दरवाज़ा तुम्हारे सामने है। इतना कहने के बाद मोहनलाल जी अपनी पत्नी के साथ बैठकर अपना पसंदीदा भोजन करने लगे। उस दिन के बाद से रोहित समय पर अपने पिता के हाथ में महीने का खर्च थमा देता। उधर शोभा ने भी वचन निभाया, वो अपनी भूल सुधारने की पूरी कोशिश कर। अब मोहनलाल जी ने भी अपनी पत्नी को समझा दिया था कि अब अपनी ज़िंदगी की खुशियों को किसी के लिए कुर्बान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद के लिए जीना शुरू करो और ठाठ से जियो। उस दिन के बाद से मोहनलाल जी और कमला जी अपने पोता पोती के साथ बैठकर टीवी देखते, खाते पीते और ज़िंदगी का आनंद उठाते। ध्यान रखना,
कभी अपने माँ बाप को ना सताएं, आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू ना आएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।